नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो टॉपिक्स है जौनपुर साम्राज्य को है, तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन हम इसको बहुत विस्तृत में समझेंगे, इसलिए ताकि काफ़ी लंबे समय तक याद बना रहे। इस पे पूरी की पूरी अगर भूमिका समझेंगे तो हम समझेंगे सबसे पहले इतिहास। इतिहास में अगर हम देखते हैं, इतिहास को 3 खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 खंड में, एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के संदर्भ में ही हम भारत के इतिहास को ही देखेंगे। अब अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास को हम 2 सेगमेंटों में, 2 पार्टों में, 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक सल्तनत कालीन है, दिल्ली सल्तनत, एक सल्तनत कालीन या दिल्ली सल्तनत, और दूसरा जो है मुगल काल है या मुगल सल्तनत कहिए। और से इसको सल्तनत नहीं कह सकते हैं, सल्तनत माने होता साम्राज्य, लेकिन यहाँ मुगल साम्राज्य, यहाँ दिल्ली सल्तनत। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये जो दिल्ली सल्तनत है जिसे हम लोग सल्तनत काल कहते हैं, इस सल्तनत काल की विशेषता क्या है? इसमें देखिए, इसमें एक तो ये मुगल हो गया है, मुगल में बाबर आते हैं, इसमें बाबर आए हैं। और अगर दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। अब ये 5 राजवंश कौन कौन हैं? अगर यहाँ पे हम संक्षेप में समझेंगे 5 राजवंश, तो पहला राजवंश कौन है? गुलाम वंश। गुलाम वंश ये पहले नंबर पे, जिसे दास वंश, इलबारी वंश, तुर्क वंश अनेक नाम से जानते हैं। और दूसरा कौन सा आता है गुलाम वंश के बाद में? खिलजी वंश, जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किया है, मात्र 30 वर्ष शासन किया है। अगर इसके बाद में हम समझेंगे इस खिलजी के बाद में, तो खिलजी के बाद में तीसरे नंबर पे आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, ये तुगलक जो वंश है, ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किया है, 94 वर्ष। इसके बाद में अगर बात करते हैं सैयद वंश, ये भी खिलजी के बाद में सबसे कम शासन किया है, सैयद वंश। और सैयद के बाद में 5वें नंबर पे और अंतिम में आता है लोदी वंश। इसी लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी जो है मारा गया, और नया वंश इसी के बाद में आ जाता मुगल वंश। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे ये चर्चा किया जाए, यहाँ पर यदि चर्चा किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या है वास्तव में? जूना खां या जौना खां, जूना खां या जौना खां। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ये आता। इसके मरने के बाद में फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता। इस फिरोज तुगलक ने, ये दोनों चचेरे भाई हैं, फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में, यानी कि
फिरोज तुगलक ने इसके स्मृति में याद में जौना खां की स्मृति में फिरोज तुगलक ने ऐसे तो बनाया कई शहर, लेकिन इसकी याद में एक नया शहर बनाता है जिसका नाम है जौनपुर। अगर ये बात करें भारत की, बहुत बढ़िया, मैं भी नहीं किए, फिर भी इतना जानिए, ये पूरा का पूरा बंगाल था, बंगाल प्रांत। इसके पास में जो पूर्वी दिल्ली सल्तनत का जो पूर्वी प्रांत था, पूर्वी इक्ता था, ये पूर्वी इक्ता का जो राजधानी था, यहाँ पर राजधानी, पूर्वी इक्ता का राजधानी यही है जौनपुर। जौनपुर शहर किसने बसाया? फिरोज तुगलक ने। किसकी याद में? अपने भाई जौना खां की स्मृति में एक नया शहर बसाया। हालांकि अगर फरिश्ता की बात करें, इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि इसने कई नहर, कई सड़क, कई बहुत कुएं, अनेक प्रकार के सराय, अनेक प्रकार के सड़क, अनेक प्रकार के धर्मशालाएं, जो सराय यात्री के रुकने का है, अनेक पर लगभग 200 जो नए नगर, 150 अस्पताल, इस तरीके का डाटा दिया है कि लगभग 200 नगर बनाया है नया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 300 नए शहर को स्थापित किया। लेकिन फिर भी इसका ये जो जौनपुर शहर था, इसने बसाया, ये पूर्वी प्रांत का, दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत का था। इसके बाद में अगर बात करें तो फिरोज, अगर यहाँ पे क्लियर हो रहा, इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है, फिर अन्य भी कई आते हैं, और इस वंश का अंतिम जो शासक बनता है उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ये अंतिम शासक है। किस वंश का? तुगलक वंश का। ये गद्दी पर बैठता 1394 से और 1412 ईस्वी तक शासन करता है। डाटा याद नहीं करना है, डाटा याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानना है। तो हम इसको समझ चुके हैं, अंतिम कौन आता? नसरुद्दीन महमूद। इसी के बाद में हम इसके आगे समझेंगे। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए, पहले जो है अगर सल्तनत की बात करें तो सल्तनत में पहले कौन आया है? गुलाम। गुलाम के बाद में खिलजी। खिलजी के बाद में कौन? तुगलक। तुगलक में बताए ने कि पहला जो है गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर फिरोज तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां, इसी की याद में बनाया। फिर उसके बाद में कई आए अंत में, जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नसरुद्दीन महमूद का हमने शासनकाल बताया 1394 से 1412 ईस्वी। इसी के समय ही, यानी कि नसरुद्दीन महमूद के समय में ही एक बहुत खूंखार आदमी, बहुत आक्रामक योद्धा आक्रमण कर देता है, और इसका नाम है तैमूर लंग। तैमूर लंग। ये जो तैमूर लंग है, इसका वास्तव में नाम अमीर तैमूर था, लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते घायल हो गया था, इसका एक पैर चला गया था, फिर भी लड़ा वीरतापूर्वक और सफल भी रहा। लंगड़ा होने के कारण इसको तैमूर लंग कहा जाता है। अमीर तैमूर नाम था, तैमूर लंग कहा गया। तो इसने इसके समय आक्रमण किया है। कब आक्रमण किया है? 1398 ईस्वी में।
1398 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद में तुगलक वंश में जितने भी शासक आए सब आयोग निकम्मे विलासी प्रवृत्ति के शासक आए, और खास करके ये जो नसरुद्दीन महमूद है उनमें और ज़्यादा निकृष्ट व्यक्ति था, उदासीन, निराशित, बेकार आदमी, बेकार शासक नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय जो है ऐसा मानते हैं तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत मात्र दिल्ली से पालम तक ही रहा। इसी के समय जब तैमूर का आक्रमण हो जाता है तो पूरा का पूरा बना जो सुल्तान की मर्यादा था सब एकदम मिट्टी में मिल जाता है, बेकार हो जाते हैं। एकदम से पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत में जो भी सुल्तान थे, जो भी सुल्तान हैं, उनका सब कोई मतलब ही नहीं रहता। जितने राज्य हैं भारत में, जो अभी प्रांत हैं, इक्ता हैं, स्वतंत्र जो कार्य कर रहे हैं, सुल्तान के अधीन कार्य कर रहे थे, वो सब स्वतंत्र होने लगे। खास करके सबसे पहले अगर बात करें यहीं पर ही जब मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी के समय ही माबर मतलब मालाबार, ये पांड देश था, उसी पांड देश को माबर कहते हैं। ये तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है, और ये ताप्ती नदी के जो ताप्ती नदी का घाटी वाला क्षेत्र है, खान देश जिसे कहते हैं, मालवा। धीरे धीरे करके अभी तो यहाँ से जूना खां के समय दक्षिण भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए, और आते आते फिरोज शाह तुगलक के बाद में और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद में लगभग सभी राज्य सल्तनत से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, अपने को स्वतंत्रता घोषित कर दिए। विद्रोह हुआ, अनेक प्रकार के अशांति अराजकता का माहौल फैला हुआ था यहाँ पर। इसी के बाद में एक नया वंश आ जाता है, सैयद वंश। ये सैयद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम खिज्र खां था। वो खिज्र खां कौन था? इसी तैमूर लंग का सेनापति। तैमूर लंग ने अपने सेनापति खिज्र खां को कुछ भाग दे दिया, जैसे मुल्तान है, दीपालपुर है, पंजाब, इन सब क्षेत्रों का अपना सूबेदार इख्तियार बना दिया था तैमूर लंग ने। किसको? खिज्र खां को। और खिज्र खां ने नया वंश आकर दिल्ली में स्थापित कर दिया, सैयद वंश। तो सैयद वंश में ज़्यादा नहीं, कुल 4 ही शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? 4 शासक, जिसमें पहला जो संस्थापक था खिज्र खां था। खिज्र खां, ये खिज्र खां सुल्तान नहीं बनता, बल्कि रैयत-ए-आला की उपाधि के नाम से शासन करता है, और इसी तैमूर को अपना उपहार, भेंट या राजस्व देता है, और इसके पुत्र शाहरुख को भी देता है। और इसके अंतिम जो शासक है, इसके बाद में आता है लोदी वंश। लोदी इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका अंतिम जो शासक है वो भी बहुत ज़्यादा आयोग है, विलासी है, तो इसको भी हटा करके बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोदी अफगानी है, और बहलोल लोदी में कुल 3 शासक हुए हैं। बहलोल लोदी, लोदी वंश में दूसरा है सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी सबसे ज़्यादा कट्टरता था, इसका राजत्व तो बहुत ही कठिन था, बलबन और अलाउद्दीन जैसे लगभग में। और इसके बाद में होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, और ये था सिकंदर शाह, सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर पूरा लिख सकते हैं, सिकंदर लोदी लिखो या सिकंदर शाह लोदी, बात एक ही है, चाहे सिकंदर लोदी लिखिए या सिकंदर शाह लोदी, ये बहुत ही क्लियर होगा। और ये जो था बहलोल लोदी, बहलोल, इसने केवल एक काम इसका दिखता है, बहलोली नाम का सिक्का लाया है, चांदी का सिक्का था, वो जो टके का चांदी का था उसका 1/4 भाग का था, ये बराबर। ये सिकंदर लोदी जो है गज ए सिकंदरी लाया, जिसमें 39-39 खाने होते थे। पहली बार परमाणु के रूप से भूमि मापने के लिए सिस्टम लाया ताकि राजस्व वसूला जा सके। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया होगा। तो यही फिरोज खां ने जो है जौनपुर को बसाया था, जौनपुर नया शहर जौना खां की याद में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये जब यहाँ तक इतने जो शासक हैं, इसी के बाद में सब लोग धीरे धीरे अलग होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। और जब तैमूर लंग का आक्रमण हो गया, उसके आक्रमण के 1398 के बाद में, तो यहाँ का जो जौनपुर था,
जो जौनपुर शहर है, वो जौनपुर शहर अब धीरे धीरे किस में बदल गया है, धीरे धीरे बदल जा रहा है जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। अब यहाँ पे अभी राज्यपाल के रूप में काम कर रहा था, इसी का राज्यपाल था। पहले ये जूना खां का एक व्यक्ति था जो दास था, उसका नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर, मलिक सरवर जो था ये इसी जूना खां का पहले दास था। मलिक सरवर क्या था? दास था। किसका दास था? जूना खां का। लेकिन आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके आगे ये मलिक जो सरवर है यहाँ का राज्यपाल हुआ था। कहाँ का? जौनपुर का राज्यपाल। जौनपुर का राज्यपाल का मतलब इक्तादार यानी कि सूबेदार, या कहिए प्रांतपति कहिए, तो सूबेदार एक छोटे से जौनपुर का। स्थितियों का ये लाभ, ये जो मलिक सरवर है पूरे स्थितियों की, क्योंकि अराजकता फैला हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद में, सब जगह उपद्रव हो रहे थे और अलग अलग जो छोटे छोटे प्रांत थे, सूबेदार लोग थे, सब अपने को स्वतंत्र कर रहे थे। दक्षिण भारत के कई राज्य इसी के समय ही स्वतंत्र हो गए थे। इसलिए परिस्थितियों का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर जो अभी शहर है उसको जो है एक बड़े राज्य के रूप में स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसका मतलब जौनपुर का संस्थापक, जो जौनपुर राज्य है, इसका संस्थापक कौन हो गया? मलिक सरवर। ये मलिक सरवर एक हिजड़ा था। अगर बात करें ये मलिक सरवर कौन था? एक हिजड़ा था। मलिक सरवर एक हिजड़ा ही था जो अलाउद्दीन के समय भी था, जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसने बहुत से ज़्यादा युद्ध किए, दक्षिण भारत के सभी राज्यों को जीत करके मिला लिया था दिल्ली सल्तनत में। वो भी हिजड़ा था। ये भी हिजड़ा है मलिक सरवर। इसने जो है इस परिस्थितियों का लाभ उठा करके एक जो अभी जो जौनपुर शहर था उसको यानी कि जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य में स्थापित कर दिया। स्वतंत्र राज्य में स्थापित कर दिया। किसने? मलिक सरवर। इसका मतलब जौनपुर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हो गया? मलिक सरवर। परिस्थितियों का लाभ, पूरी की कहानी अब समझ में आ गया होगा। जौनपुर को बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जौना खां की याद में एक शहर बसाया था। अब यही शहर जो है मलिक सरवर ने परिस्थितियों का लाभ उठा करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये सबके समझ में आ गया। जौनपुर अब ये जो राज्य बन गया भैया, अब जौन ये बना है लगभग 1398 के बाद में किया स्थापना, या 1398 में ही किया। तो इसके बाद में 1399 में ही आगे चल करके 1399 ही ईस्वी में मलिक सरवर जो स्थापना किया अभी हाल ही में जौनपुर का, इसका मृत्यु हो गया। क्योंकि ये हिजड़ा था, इसके पुत्र होने का कोई सवाल नहीं, इसलिए इसने एक दत्तक पुत्र लिया था। दत्तक पुत्र, तो इसका जो दत्तक पुत्र था, जो मलिक सरवर है, इस मलिक सरवर का एक दत्तक पुत्र था। कैसा था? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया बेटा। इसका नाम था खुसरो खां, नहीं खुसरो खां नहीं, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। तो यदि ये पूछ लिया जाए जौनपुर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मलिक सरवर, यदि ये पूछ लिया जाए जौनपुर स्वतंत्र राज्य का पहला शासक, तो कई बार पूछा गया पीसीएस में, अन्य एग्जाम में भी, एक दो बार नहीं बहुत बार पीसीएस में या अन्य एग्जाम में, कभी कभी सिविल आईएएस में भी पूछ लेता है। तो मुबारक शाह इस दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है। क्लियर हो गया? इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन इसके बाद में, अब यहाँ तक हटा दिया जाए, इसके बाद में कौन आता है? इसका पुत्र आता है। कुल मिलाकर के इस दिल्ली सल्तनत में कुल 6 शासक हुए हैं। कितने शासक? 6 शासक। दिल्ली सल्तनत में अगर बात किया जाए, दिल्ली सल्तनत के समय यहाँ पर जौनपुर, जो
जौनपुर साम्राज्य बना है, जौनपुर राज्य बना है, जिसको मलिक सरवर ने स्थापित किया है, इसमें कुल 6 शासक हुए, जिसमें पहला शासक मुबारक शाह होता है, मुबारक शाह। इसके बाद में जो होता है उसका नाम है इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे इब्राहिम शाह के लिए सरकी लिखा जाता है, इब्राहिम शाह सरकी, शाह माने सुल्तान, राजा, सम्राट, इसलिए शाह लिखते हैं। सरकी इसलिए लिखते हैं क्योंकि मलिक सरवर ने जो स्थापित किया नया राज्य, ये नया राज्य सरकी वंश से था। यहाँ पे इसका मतलब जो सरवर है इसी के नाम पे ही स्थापित किया है, एक नया वंश इसी के नाम पे रख दिया है, सरकी वंश। तो ये भी पूछ लेता मलिक सरवर ने जौनपुर में किस वंश की स्थापना किया, तो सरकी वंश की स्थापना किया है। तो इसलिए मुबारक शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, ये दूसरे नंबर का व्यक्ति जो है, ये सरकी वंश का या कहिए जौनपुर राज्य का सबसे महान शासक बनता है। सबसे महान अगर पूछा जाए कि सबसे पहला शासक मुबारक शाह, संस्थापक कौन, मलिक सरवर, सबसे महान शासक इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह सरकी पूरा नाम। इसकी क्या विशेषता है, ये जो इब्राहिम शाह सरकी है, इसके समय ये बहुत ही कला प्रेमी था, विद्वान था, कवि था, कई प्रकार के इसमें गुण थे। इन्हीं गुणों के कारण अपने समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कवि को, विद्वान को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, यानी कि वैद्य को, जितने प्रकार के कला प्रेमी हैं, जितने प्रकार के विद्या प्रेमी हैं, हर लोगों को, विद्वानों को, सबको संरक्षण दिया था। कुल मिलाकर के इस जौनपुर राज्य में पूरे भारत से जितने विद्वान थे, जितने गणितज्ञ थे, जितने वैद्य थे, जितने कला के जानकार थे, जितने कवि साहित्यकार जितने थे, सब इसके दरबार में आके रहते थे। इसी कारण इसका माना गया, इसके समय, इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में सबसे उच्च कोटि का सांस्कृतिक विकास हुआ, उच्च कोटि का सांस्कृतिक विकास। तो ये पूछा जाता उच्च कोटि का सांस्कृतिक विकास किसके समय हुआ, इब्राहिम शाह। इसीलिए जौनपुर को, इस जौनपुर राज्य को भारत का सिराज कहा गया है। इसी उच्च कोटि के विकास के सांस्कृतिक विकास के कारण ही, सांस्कृतिक विकास के कारण ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया है। भारत का सिराज, भारत का सिराज, भारत का सिराज किसे कहा गया है, इस जौनपुर को। क्यों कहा गया है, उच्च कोटि के सांस्कृतिक विकास के कारण। उच्च कोटि के सांस्कृतिक विकास का मतलब हर प्रकार के विद्वान यहाँ पे आके रहते थे, निवास करते थे। यही नहीं, इस हर प्रकार के जो बताएं विद्वान कवि रहते थे। जो मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, पद्मावत एक प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें प्रेम कहानी है, कुछ और भी कहानियां हैं, जिसमें ये दिखाया गया था पद्मावत में कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो शासक है, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, वो मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी पर अत्यधिक मोहित हो गया था। ऐसा माना जाता उसी को पाने की इच्छा में अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया था। लेकिन और इतिहासकारी कहते हैं कि ये बात उतना सत्य नहीं, सत्य है लेकिन उतना सत्य नहीं। अलाउद्दीन का मेन मकसद था कि मेवाड़ को भी अपने साम्राज्य में मिलाया जाए, क्योंकि मेवाड़ उस समय सांस्कृतिक केंद्र था। तो जो भी कारण है, कुल मिलाकर के जो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिसमें हमने कहानी बताई है, तो पद्मावत के लेखक जो मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी यहीं पे आके रहते थे। कहाँ पर, जौनपुर में। जो मैथिली कवि के बहुत बड़े, बहुत विख्यात कवि हैं विद्यापति, तो यहाँ पे और कौन कौन रहते थे, एक तो हो गया भैया कौन है, मैथिली के जानकार, मैथिली के कवि, विख्यात कवि विद्यापति। कहाँ पर रहते थे, विद्यापति इसी जौनपुर में रहते थे। और कौन रहते थे, क्या नाम इनका, यहाँ तक हटा दिया जाए,
तो इस जौनपुर में एक विद्यापति, दूसरे अगर बात करें कौन रहते थे, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी पुस्तक लिखा, पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की हमने बताया कि उनकी प्रेम कहानियों को दिखाया गया, कैसे वो पद्मिनी को हासिल करना चाहते थे, कि राज्य को हड़पना चाहते थे, सांस्कृतिक केंद्र कारण क्या था सही, इस पे फिल्म भी बना दिया गया है। हालांकि कुछ फिल्मों में थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए इधर उधर की भी कहानी जोड़ लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी यहीं पे रहते थे। तो भारत का सिराज, ये जो इब्राहिम लोदी के समय ही अगर बात किया जाए तो यहाँ पे यहीं जौनपुर में ही एक प्रसिद्ध मस्जिद है, कई चीज़ें बनाया है। एक तो बनाया गया है लाल दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा, एक बनाया गया शाही पुल इसी में। लेकिन इसमें जो जितने भी स्थापत्य बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अटाला देवी, अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद सबसे महत्वपूर्ण है। अटाला देवी मस्जिद सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसने बनवाया है, इसी ने, इब्राहिम शाह ने 1508 में, 1408 ईस्वी में। तो ये डेट जानना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये जानना अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में। कहाँ पर है, जौनपुर। इस समय अगर बात करें, जौनपुर उत्तर प्रदेश के बनारस और अयोध्या के बीच में पड़ जाता है। एक इस समय जिला है, उस समय एक राज्य हुआ करता था इतना। इसके समय पहले एक शहर था, शहर के रूप में मलिक सरवर ने उसको राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो अटाला देवी मस्जिद को किसने बनवाया, सरकी वंश के शासकों ने। सरकी वंश का शासक कौन है, इब्राहिम शाह, दूसरे नंबर का शासक, इसी ने बनवाया। ऐसा माना जाता है कन्नौज का एक राजा थे, कन्नौज के एक राजा की, मैं जो भी बता रहा हूँ अपने मन से नहीं, सब किताब में लिखा गया, किताब से ही बता रहा हूँ, किताब के सोर्स, एक दो किताब नहीं, 3 4 5 किताब रहते हैं, जैसा किताबों में अध्ययन किया जाता है उसी हिसाब से रहते हैं, किताबों के सोर्स से ही मैं बता रहा हूँ। तो माना जाता है कि कन्नौज का एक शासक थे, कन्नौज के एक शासक, उनका नाम था भैया, क्या नाम था, कन्नौज के शासक विजय चंद्र, विजय चंद्र, कन्नौज के शासक थे विजय चंद्र। उन्होंने ही यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर का नाम था अटाला देवी। कन्नौज के शासक विजय चंद्र ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था अटाला देवी। तो इसने उस अटाला देवी मंदिर को, इसी ने अटाला देवी मंदिर को तोड़वा करके उसके स्थान पर कुछ पार्ट रहने दिया और कुछ उसके यहाँ पे मंदिर है उसको तोड़ करके मस्जिद के रूप में बनवा दिया। तो इसने उसको मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया और इसका नाम दे दिया अटाला देवी मस्जिद, अभी भी है। ये उसी तरीके का है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अगर बात करें जो गुलाम वंश का है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था। उस संस्कृत विद्यालय में प्रांगण में, विद्यालय में चूंकि होता किसकी पूजा, सरस्वती माँ की, इसका मतलब उस विद्यालय में सरस्वती का मंदिर था, माँ सरस्वती, सरस्वती का मंदिर था। उस मंदिर को, उस विद्यालय को तोड़वा दिया और उसके स्थान पे उसी के सामग्री से और ऊपर तोड़ करके नकाशा कहीं काट काट के वो एक नया 2.5 दिन में, 2 सही 1/2 दिन में एक मंदिर, एक मस्जिद बनवा दिया जिसका नाम दिया 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा। कहीं कहीं 2.5 दिन लगा, कहीं कहीं 2.5 दिन, उससे तो मुख्य रूप से 2.5 ही दिन कहा जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक जो मस्जिद है अजमेर में है, वो पहले एक संस्कृत विद्यालय था और उसी में एक सरस्वती मंदिर था, उसको भी तोड़वाया। ऐसे कई मिलेंगे आपको इतिहास में। जब मध्यकालीन इतिहास में आप घटना पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के जो वास्तु कला की इमारतें थी उनको तोड़ करके उनके स्थान पर स्थापत्य कला की इमारतों में परिवर्तित किया गया। जैसे कुब्बत उल इस्लाम भारत का पहला इस्लामिक परंपरा का मस्जिद है। अब बहुत से लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि गुजरात में बना भैया, केरल में बना, वो नहीं माना जाएगा।
क्योंकि ये इस्लामिक परंपरा का किसी ने शासक ने पहली बार बनवाया है, कोई शासक पहली बार बनवाया कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में, इस्लामिक परंपरा का या तुर्की परंपरा का पहला मस्जिद। तो ये अटाला देवी मस्जिद किसके समय का है? एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया। आपको इस पे नहीं जानना क्या सही क्या गलत, आपको एग्जाम आप देखिए, घटना चक्र देखिए, यूथ देखिए, कोई भी कंपटीशन का, तो उसमें देखेंगे आपको यही जानना अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में। किसने बनवाया? सरकी वंश के शासकों ने। सरकी वंश नहीं दिया तो इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी कौन है? एक जौनपुर का शासक जो है या सरकी वंश का सबसे महान शासक है, दूसरे नंबर का है, तो सरकी वंश ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ में एक घटना और आपको घटने मिलेगा इब्राहिम शाह के समय में। एक तो हमने बताया विद्यापति इसी के समय रह रहे हैं, अनेक प्रकार के विद्वान कब इसी के समय रह रहे हैं, और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो भी इन्हीं के समय रह रहे हैं, इन्हीं के दरबार में ही रह रहे हैं, इन्हीं के स्थान पर रह रहे हैं। क्या नाम है इनका? दरबार तो इसी जौनपुर में ही रह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद अगर बात करें इब्राहिम शाह के बाद में, इब्राहिम शाह के बाद में मोहम्मद शाह था। इब्राहिम शाह के बाद में कौन सा आता भैया? इब्राहिम शाह के बाद में महमूद शाह। महमूद जो शाह आता है, इसकी पत्नी, इसके बाद में महमूद शाह, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसी के समय इतना विकास हुआ, इसलिए जो है इसको जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। और यही इतना नहीं, इस व्यक्ति को यानी कि इब्राहिम शाह को सिराज ए हिंद कहा गया है। सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद कहा गया है। इसने सिराज ए हिंद की उपाधि से सुल्तान बैठा था, यानी कि सुल्तान बना था इब्राहिम शाह सरकी, तो सिराज ए हिंद का उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, उसी के नाम से शासन करता था। तो ये पूछ लिया जाए सिराज ए हिंद किसे कहा गया? इब्राहिम शाह को। सिराज ए हिंद, या कह सकते हैं भारत का सिराज, ये कौन है? ये इब्राहिम शाह। और ये किसको क्या है? सिराज ए हिंद ये है, और ये जौनपुर है, इसको भारत का सिराज या पूरब का सिराज भी कह सकते हैं। और जो इसका संस्थापक था मलिक सरवर, मलिक सरवर को क्या कहा गया है? मलिक सरवर को भैया क्या कहा गया है? एक मिनट हम बता देते हैं। हाँ, मलिक उस सर्क, मलिक सरवर को मलिक उस सर्क कहा गया है। मलिक उस सर्क, मलिक उस सर्क, इसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी, पूरब का स्वामी, पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी। मलिक सरवर ने कौन सी उपाधि लिया था? ये नोट कर लीजिए कॉपी में, बिना नोट किए काम नहीं बनेगा। मलिक सरवर ने मलिक उस सर्की की उपाधि लिया था। और अंत में अगर चलेंगे तो इसके बाद में इसका जो बेटा आता है महमूद, महमूद ही है महमूद शाह। तो महमूद शाह की जो बीवी थी, इसकी पत्नी ने एक बनाया लाल दरवाजा। लाल दरवाजा वो मस्जिद है, किसने बनवाया? ये इब्राहिम शाह के बाद जो शासक था महमूद की पत्नी ने बनवाया लाल दरवाजा। लाल दरवाजा मस्जिद नाम है, ये मस्जिद का नाम है लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा मस्जिद किसने बनवाया? महमूद शाह की पत्नी ने। अब यहाँ पत्नी का नाम नहीं जानना, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका शासन में रोल नहीं ज़्यादा, नाम मत कर रहा होगा। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ पर है? यही जौनपुर में। किसने बनवाया? बस सरकी वंश के शासकों ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक और बना है, अब संभवतः इब्राहिम शाह नहीं बनवाया, शाही पुल पूछा गया है। शाही पुल यूपी में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है पीसीएस में। शाही पुल कहाँ पर है? जौनपुर में सरकी वंश के शासक ने बनवाया। और इस वंश का अगर अंतिम शासक, 6 शासकों में से अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो हुसैन शाह इस वंश का अंतिम शासक है। हुसैन शाह कौन है? हुसैन शाह इस वंश का अंतिम शासक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अंतिम शासक हुसैन शाह। तो अगर बात किया जाए जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर जो एक हिजड़ा था, इसका पहला जो शासक होता है मुबारक शाह, सबसे महान शासक इब्राहिम शाह, और अंतिम शासक कौन होता है? हुसैन शाह। हुसैन शाह युद्ध में मारा जाता है, युद्ध होता है,
और युद्ध में कौन मारता है? ये जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी ने अगर बात करें 1504 में इसने आगरा को बसाया, 1505 में इसको मारा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने 4 में। 5 में इसको पराजित किया, 1505 में पराजित किया और ये पराजय के बाद मारा गया, मृत्यु हो गया और इसी के मृत्यु के साथ ही यह समाप्त हो गया। क्या नाम है इसका? जौनपुर राज्य। और पुनः सिकंदर लोदी के समय जो है ये जौनपुर राज्य किस में मिल गया है? जौनपुर राज्य इसी दिल्ली सल्तनत में मिल गया है। देख लेते हैं एक बार भैया कब मिल जाता है? 1500, ठीक है। तो 1505 में सिकंदर शाह लोदी ने या सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह जो अंतिम शासक इसको जो है समाप्त कर देता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तुरंत दिल्ली क्या नाम है? जौनपुर साम्राज्य, जौनपुर जो राज्य है समाप्त हो गया है। सिकंदर लोदी, ये सिकंदर लोदी जो बताएं अभी हमने पहले 1504 में इसने आगरा को स्थापित किया है और 6 में चढ़ करके 1506 में दिल्ली से राजधानी स्थापित कर लेता आगरा। सिकंदर लोदी के समय राजधानी 1506 में दिल्ली से राजधानी कहाँ आ जाता? आगरा। और ये आगरा में अब काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। मुगल में भी काफ़ी लंबे समय तक आगरा में ही राजधानी बना रहेगा, जो राजधानी इसने बनाया सिकंदर शाह ने। तो एक ओवर इन काल कहानी था। प्री के हिसाब से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेंस भी लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं। कैसे बोलना, जब समझे रहेंगे बोलना आसान है, नहीं समझे रहेंगे बोलेंगे क्या? क्लियर हो गया? तो केवल इतने से नहीं कहानी बनेगा। अटाला देवी मस्जिद आ गया, लाल दरवाजा मस्जिद आ गया या शाही पुल आ गया, ये सब यहीं पर है। कौन पहला है मुबारक शाह, कौन ज़्यादा महान है, कौन अंतिम है हुसैन शाह, और इसकी हमने पूरी की पूरी थ्योरी कहानी बता दिया है। फिर कब अंत कर लेता है? सिकंदर लोदी ने इसको समाप्त करके अंत कर लेता है। वीडियो को 1 लाइक, 2 लाइक नहीं, मात्र 1 लाइक, कम से कम 10 शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब क्लिक। किस लिए? अशोक राज के लिए। इतने कड़ी मेहनत के लिए नोट्स कर लेंगे यदि कॉपी में, पक्का बुढ़ापे तक याद रहेगा। केवल 1-2 बार ससेनी निगाह से नोट्स देखना पड़ेगा। ये तो फ्री क्लास है, बिना पैसे। धन्यवाद।